दोस्त, मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा उपहार इस एमवे और ब्रिट वर्ल्डवाइड के कॉम्बिनेशन ने दिया है, जिसको लेके मैं आप सबों की तरह ही मस्त रहता हूँ, मतवाला हो गया हूँ, वो स्वतंत्रता है, आज़ादी। आई जस्ट रिमेंबर दैट व्हेन आई बिकेम डायमंड इन 2009, आई कंसोलिडेटेड माई डायमंडशिप। और मार्च 2011 में अपने अपलाइन से काउंसलिंग करके हमने ये निर्णय लिया कि अब वो वक्त आ गया है जब अपनी शर्तों पर ज़िंदगी को जिया जाए। और बहुत ही खुशी से, बहुत ही विनम्रता के साथ मैंने अपना इस्तीफ़ा अपने सबसे बड़े बॉस के सामने रख दिया। वो अचंभित भी हो गए, लेकिन मैंने कह दिया कि सर, ईश्वर की कृपा से हमें इस नौकरी ने, आप सबों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और उसका योगदान भी रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है जब मैं अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जीऊँ और वो स्वतंत्रता मुझे मिल चुकी है। इसलिए मेरा ये प्यारा सा विनम्र इस्तीफ़ा स्वीकार करें। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। जय हिंद, जय राम, बाय। और दोस्त, उस दिन से जो आज़ादी का स्वाद लिया हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। फ्रीडम क्या होती है, आदमी अपनी शर्तों पर कैसे जीता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे अधिक प्यारी चीज़ वही होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कहीं काम करते हैं तो कोई गुलामी की बात होती है, वहाँ भी बहुत बढ़िया होता है, सब कुछ अच्छी होती है, लेकिन जो उड़ान आप चाहते हैं, आप जिस कैनवास को पाना चाहते हैं, वो वहाँ पर संभव नहीं होता है, क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं हैं। मुझे एक कवि की बड़ी ही पंक्ति मारक लगती है, अच्छी लगती है, और मैं हमेशा उसको गुनगुनाता हूँ, और वो मुझे हमेशा एक्साइटमेंट देती है। और वो है कि नीड़ न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तुम चाहो तो मुझे घोंसला मत दो, टहनी पे ही सो लूंगा। तुम चाहो तो मेरे आश्रय को तोड़ भी दो, शेल्टर को तोड़ भी दो। नीड़ न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर पंख दिए तो उड़ने दो जहां तक हम उड़ना चाहते हैं, जहां तक जाना चाहते हैं। सोने के पिंजरे में कनक तीलियों से टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे, वो टूट जाएंगे। इसलिए आज़ादी हमें दो, और वही आज़ादी फ्रेंड्स आप पा सकते हैं, बशर्ते आप अपने आप को इतना इनरिच कर लें इस बिजनेस के थ्रू, आप इतना अच्छा कंसिस्टेंट बिजनेस कर लें कि आप बाकी चीज़ों को रिप्लेस कर सकें। वी डिड इट एंड टुडे वी आर लिविंग विथ ग्रेट लाइफ, आई एम टेलिंग यू। लेकिन ये कैसे हुआ? सिर्फ सोचने से नहीं हुआ, सिर्फ परिकल्पना करने से नहीं हुआ, बल्कि इस बिजनेस के मैकेनिकल पोर्शन को, जो इसका काम है, वो करने से हुआ। जो इस बिजनेस में रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड है कि कैसे शुरुआत करें, ब्रिट वर्ल्डवाइड ने बहुत अच्छे तरीके से बना दिया कि कोई भी आदमी बिजनेस की शुरुआत करे तो सबसे पहले उसकी एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड। एक अच्छी, एक शानदार शुरुआत, और ये अच्छी शुरुआत आपको करानी होती है। अच्छी शुरुआत का मतलब होता है, बिजनेस में आपने जैसे उनको लाया, 1-2 दिन के अंदर उनके घर जाइए, उनके साथ बैठिए, बैठ के उनको बिजनेस का एक ओवरव्यू दीजिए, उनके घर में एक वातावरण बनाइए, उनको अच्छा लगेगा। किसी ने प्लान नहीं देखा है तो एक ओवरव्यू दीजिए। दूसरा काम आप कीजिए कि उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ओवरव्यू दीजिए। 5-7 प्रोडक्ट्स का डेमो करके दिखाइए, उनका विश्वास बढ़ेगा, उसकी कॉस्ट इफेक्टिविटी और क्वालिटी उनको पता चलेगा। फिर उनके साथ बैठकर बताइए कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, और आपको सीखने के लिए घर बैठे ब्रिट वर्ल्डवाइड कितने महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दे सकती है। शुरुआती दौर में एक ब्रिट किट उनको दिखाइए, क्या है ब्रिट किट, कुछ सीरीज़ के बारे में बताइए, कैसे वो ओपन मीटिंग आने लगेंगे, ओपन मीटिंग में कैसे धीरे धीरे सीखने लगेंगे, थोड़े शब्दों में, मोटे तौर पर वो बताइए। फिर उनको बताइए कि बिजनेस में एक बड़ी टीम क्रिएट करने के लिए हम लोग कैसे लिस्ट बिल्डिंग करते हैं, थोड़ा सा उनके 25-30 लोगों की एक हॉट लिस्ट बना दीजिए। और फिर उनके साथ मिलकर आने वाले 6-7 दिन, 10 दिन में उनके लिए एक होम मीटिंग कर दीजिए, खुद से जाकर प्लान दिखाइए, उनके लिए 2-3-4 स्पॉन्सरिंग कर दीजिए, अलग अलग लेग्स में 1-2 स्पॉन्सरिंग। और ये 3-4 स्पॉन्सरिंग करते करते उनका हौसला बढ़ जाएगा, उनको अच्छा लगने लगेगा, और कुछ हो या ना हो बिजनेस में टिकने लगेंगे, 6%, 9% चले जाएंगे, और चीज़ें उनके लिए बदल जाएगी, एंड दे विल बी कंसिस्टेंट इन दिस बिजनेस, स्टेबलाइज इन दिस बिजनेस। इसको कहते हैं प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड। हो सकता है आप 9% गए हो लेकिन कोर नहीं हो, तो कोर बनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप 12% चले गए हो लेकिन कोर नहीं हो, मजबूत कीजिए अपने बिजनेस को। कोर भी जाइए, 12% भी जाइए, लेकिन कोर भी जाइए। और तब कोर के बाद यू मस्ट गो ईगल, आप ईगल जाइए, ईगल प्रोग्राम में शामिल होइए। ईगल किसको कहते हैं? बाज है, पक्षी है, जो मजबूत है, ऊंची ऊंचाइयां बढ़ता है, उसके डैने बहुत विस्तृत है, और वो बर्ड ईगल आई व्यू से नीचे देखता है। इस बिजनेस में भी जो लोग बहुत ऊंचा जाना चाहते हैं, उनकी विड्थ अच्छी होनी चाहिए, उनकी डेप्थ मजबूत होनी चाहिए, और उनका विजन बहुत सशक्त होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब यू विल हैव एन ईगल स्ट्रक्चर।
ईगल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कहा जाता है कि ऐसा शख्सियत जिसकी 6 लेग्स हो 100 पीवी या उससे ऊपर, उसमें से 4 लेग्स 6% या उसके ऊपर हो, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 10 लोग स्टैंडिंग ऑर्डर पर हों, पूरी ऑर्गेनाइजेशन से कम 15 या उससे ज़्यादा लोग सेमिनार्स में, फंक्शंस में जाते हों, और वो खुद 100 पीवी करता हो, खुद स्टैंडिंग ऑर्डर पर हो, कम्युनिकेशन में हो, बातचीत करता हो, तो वो ईगल है। एंड बिलीव इट, ईगल प्रोग्राम आपके बिजनेस को इतना बड़ा कर देगा कि आपकी शानदार संरचना हो जाएगी और आपका बिजनेस स्टेबलाइज कर जाएगा। You go eagle, break eagle, and then you start platinum qualification. And then you start platinum qualification. ये आपके बिजनेस को मजबूत करेगा। हो सकता है आप ईगल गए हो 18% पर हो, 15% पर, 12% पर ईगल गए हो, लेकिन प्लेटिनम क्वालिफिकेशन शुरू करते वक्त आप ईगल जरूर हो गए हो, और अगर ये नहीं है तो फिर दिक्कत है, आगे बहुत बड़ा बिजनेस आपका नहीं होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ योर बिजनेस। लेकिन दोस्त, एक चीज बहुत समझदारी की है जो माइक्रो लेवल पर है, जिसको हमें समझना चाहिए। आखिर इस बिजनेस में एक कौन सा ऐसा रहस्य छुपा है जिसके कारण बहुत सारे लोग इस 4 बेसिक्स को, 9 कोर स्टेप्स को, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड को ठीक से करते हैं, इस इंटरनल स्ट्रेंथ को समझते हैं और आगे जाते हैं। कुछ लोग नहीं समझते और नहीं जाते। क्या चीज फर्क कर देता है कि लोग आगे बढ़ जाते हैं, और कौन सी ऐसी चीज है जिसको ठीक से अगर किया जाए तो ये सारी चीजें हो जाए। कहते हैं ना, एक ही साधे सब सधे। दोस्त, एक शब्द है जिस शब्द को समझने की, धारण करने की और उस पर उसका अनुपालन करने की जरूरत है, और उस शब्द का नाम है वर्क एथिक्स। दोस्त, इस बिजनेस में क्या, दुनिया में जीतते वही हैं जिनकी कार्य संस्कृति शानदार होती है, जो बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको सच बताता हूं, हमें बीइंग ए सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर अगर किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए तो उसका नाम है कार्य संस्कृति, वर्क एथिक्स। अगर आप अपने वर्क एथिक्स को बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट बी इन एक्शन जोन। हमेशा एक्शन जोन में रहिए, काम करने के क्षेत्र में रहिए, लबालब होते रहिए। हमेशा लगे कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, अगले 5 मिनट बाद फिर कहीं ना कहीं आपकी बुकिंग है, आप काम करने जा रहे हैं। अगर आप एक्शन जोन में हैं तो योर वर्क एथिक्स इज इन वेरी गुड फॉर्म, आप बहुत अच्छे वर्क एथिक्स के फॉर्म में है। क्या मतलब हुआ है इसका? डिक्लेयर योरसेल्फ थ्रू योर एक्शंस दैट यू आर इन एक्शन जोन। आप अपनी काम के द्वारा, अपने साथ बातचीत के द्वारा नहीं, अपने काम रोजमर्रे के रूटीन के द्वारा अपने ग्रुप में ये स्प्रेड कर दीजिए कि आप एक्शन जोन में। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप बड़े गुड एथिक्स में। फ्रेंड्स, एक्शन जोन का मतलब हुआ आपका कैलेंडर बुक्ड है। आप अगर जॉब में है तो शाम 7 बजे के बाद आपका कैलेंडर बुक्ड है। एक्शन जोन का मतलब है आपने 1 तारीख को ही गोल सेट कर लिया है, 300 दिन को टुकड़े में तोड़ लिया है। आपकी 4 वर्किंग लेग्स हैं, तो 4 वर्किंग लेग्स को आपने बांट दिया है, 7 दिन इस लेग में, 4 दिन उस लेग में, 5 दिन उस लेग में, 6 दिन उस लेग में, 3 दिन अपने लिए, और कैलेंडर में काट काट के रख दिया है कि क्या करना है। योर होल कैलेंडर इज फिल्ड, और आज आपको जो करना है वो आपको पता है, कल आपको जो करना है आपको पता है, और आप उसी के अनुसार चल रहे हैं। इस बीच में जो भी आपको देख रहा है, ही विल से दैट यू आर इन एक्शन जोन, you are in action zone. That is good work ethics. इसको कहते हैं। Friends, people may doubt what you say, but they will always believe what you do. You will teach your downlines not through your tongue, not through your words, but through your actions. और यही आपको सबसे आगे ले जाएगा। दोस्त, यही कला जो जितना जल्दी सीखता है और जो जितनी जल्दी करने लगता है, वो इस बिजनेस में आगे चलता चला जाता है। प्लैटिनम जाना बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर एमरल्ड जाने के लिए आपके वर्क एथिक्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। एमरल्डशिप इज ग्रेट, बट टू गो डायमंड यू हैव टू मल्टीप्लाई योर वर्क एथिक्स। डायमंडशिप आप करते हैं, एमरल्डशिप करते हैं, सब में आप मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को, ईडीसी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब कोई आदमी डायमंड क्वालिफिकेशन में रहता है, मुझे याद है मैं जब डायमंड क्वालिफिकेशन में था तो आई वॉज वर्किंग लाइक, आई मीन ए मैड पर्सन, आई एम टेलिंग यू। इट वॉज लाइक कुकिंग ऑन मल्टी गैस बर्नर। कई चूल्हों पर 6 चूल्हा जल गया था। पहले तो 3-4 चूल्हा था, 5वां 6ठा भी जला दिया था। सब पे कढ़ाई थी। एक पर फाउंडर प्लैटिनम पक रहा है, एमरल्ड निकल रहा है, डायमंड निकल रहा है। दूसरे पर एमरल्ड निकल रहा है, फाउंडर एमरल्ड। तीसरे पर प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम निकल रहा है। चौथे पर प्लैटिनम आ गया, फाउंडर प्लैटिनम जाना है। 5वें पर अभी सिल्वर गोल्ड है जो प्लैटिनम चला गया। 6ठे पे 15% है जो इस बार जाएगा। अब सब पे आपको काम करना है। पहले में जाके काम कर रहे हैं, उसमें पूरा चला रहे हैं, एक टीम मीटिंग कर दिए महीने में, सारे फाउंडर प्लैटिनम एमरल्ड को लेके। तब तक दौड़ के चौथे पे गए, चौथे के प्लैटिनम शिप को मजबूत किए। चलो नीचे में
तुम्हारा क्या 15%, तब तक दौड़ के फिर दूसरे पे आ गए, एमरल्ड को फाउंडर एमरल्ड ले जा रहे हैं, और कैसे काम करोगे, उसके लिए बैठ के नाइट आउट कर रहे हैं, तब तक दौड़ के फिर छठे सिलेंडर पर आ गए, छठे बर्नर पर आ गए जहां 15% है, उसके लिए प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, यस नो सुन रहे हैं, तब तक पांचवें पे आ गए, उसके लिए होम मीटिंग कर रहे हैं, फिर दौड़ के 1 पे गए, टीम मीटिंग कर रहे हैं, उसके साथ नाइट आउट्स कर रहे हैं, उस डायमंड जाने वाले के छठे लेग पे काम कर रहे हैं, फिर दौड़ के तीसरे पे आए, उसकी तीसरे लेग पर काम कर एमरल्ड जा रहे हैं, तब तक फिर छठे पे आए, उसको प्लेटिनम ले जा रहे हैं, खुद डायमंड जाना, 6 लेग पर दौड़ कर 6 कड़ाही में चला रहे हैं, इसमें कलछुल, इसमें कलछुल, इसमें कलछुल। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्क एथिक। और जो इसको लगातार करते चला जाता है, चीजें उसके लिए बदलती चली जाती है। Neither your first leg is going to stay कि oh my God, my upline is going diamond, अभी हम लोग पिन को रोकते हैं, न तो सेकंड लेग आपके लिए रुकने वाला है, न छठा लेग आपके लिए देर तक इंतजार करने वाला है। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ इस 6 सिलेंडर्स को एक साथ, इस 6 बर्नर्स को एक साथ चलाना होगा, और सबकी शर्तों और परिस्थितियों के अनुरूप आपको सबसे नए नए पिन्स ब्रेक करने होंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्क एथिक्स। यही आपका मल्टीप्लिकेशन है आपके वर्क एथिक्स का। दोस्त, मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूं, बिजनेस में बड़ा बिजनेस करना बहुत सामान्य चीज है, लेकिन इसका निर्णय लेना बहुत कठिन है, और जो लोग इसका निर्णय लेते हैं वही बहुत सारे लोगों के साथ बहुत काम करते हैं। फ्रेंड्स, द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन इम्पैक्ट ऑन मासेस, और मासेस पर इम्पैक्ट, जनता पर, जो आपके साथ नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आए उन पर प्रभाव तभी डलेगा जब आप व्यक्तिगत रूप से छुएंगे शुरुआती दिनों में, जब तक कि प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं हो जाए। आई एम टेलिंग यू, यही आपको आगे लेकर जाएगा। जब तक ये आप नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। कैसे मल्टीप्लिकेशन करें, क्या सब टूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए? कुछ हैं उपकरण, सब हैं टूल्स, लॉट ऑफ टूल्स आर देयर, यू यूज इट, यू विल मल्टीप्लाई योर वर्क एथिक्स। जो सबसे बड़ा टूल है दैट इज कॉमन एक्टिविटी। कॉमन एक्टिविटी आपके मल्टीप्लिकेशन को बढ़ाएगी। ओपन मीटिंग, पेस मीटिंग, बीबीएस, मेगा फंक्शंस। How many legs are sitting here? That is very important for multiplying your work ethics. इस हॉल में सबसे ज्यादा कौन खुश है? जिसके सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन पर पड़ रहा है, और उसमें भी जिसकी सबसे ज्यादा विड्थ है वहां पर। 9 ग्रोइंग लेग्स के साथ जो बैठा है वो बम है, अभी गजगजा जाएगा उसका बिजनेस, इंपैक्ट आएगा, एक कपल सीरियस होगा, चीजें बदल जाएंगी। 6 लेग्स के साथ जो बैठा है वो अगले साल डायमंडशिप की तैयारी कर सकता है, मल्टीप्लाई कर रहा है उसका वर्क एथिक्स। जो 2 लेग के साथ बैठे हुए वो भी शांत है कि चलो प्लैटिनम चले जाएंगे। जो 1 लेग के साथ है और कुछ सवा है, 1.5 पर है, वो नटराज बने हुए हैं, वो हिलते डुलते मस्तिष्क के, कभी भी थोड़ा हल्का फुल्का भूकंप आएगा, जयराम जी क्या हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आपका वर्क एथिक्स मल्टीप्लाई करेगा। कॉमन एक्टिविटी में आप बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे और वहां आपके साथ आपका काम करना बहुत ही आसान होगा। दोस्त, इसके अलावा नाइट आउट्स, रात को अकेले में बैठना आपके मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ा साधक होता है। पहली लेग के कुछ लोगों को लेके बैठ गए नाइट आउट्स में, कॉफी पिए रात को 10:30 बजे के बाद, गपशप किए, रिलेशनशिप बनाए, उसके कंधे पे हाथ रखे, तुम इस बार एमरल्ड जा रहे हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका ये भरोसा, आपकी आंखों की चमक, आपकी गर्माहट, आपका लेटेंट हीट उसको बदल देगा और वो डिसीजन ले लेगा। अपने एक विड्थ में 15% के आदमी को लेकर उसको भरोसा देना, उसकी वाइफ उसके साथ बैठकर कहीं पर डिनर करना और उसको छोटे छोटे स्टेप्स बताना, वो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करेगा। चौथी लेग में जो प्लैटिनम्स आए हैं उन प्लैटिनम्स के लिए एक छोटी सी टीम मीटिंग कर देना, वहाँ जाकर उनको बताना, और फिर रात को उसमें से 5-7 कोर ग्रुप को लेकर नाइट आउट करना, उसके ग्रुप का नक्शा बदल देगा। दीज आर फ्यू थिंग्स विच कैन मल्टीप्लाई योर वर्क एथिक्स। दोस्त, प्लैटिनम क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है। प्लैटिनम क्वालिफिकेशन इज नथिंग बट इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर वर्क एथिक्स प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कर दीजिए और अपने वर्क एथिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी प्लैटिनम क्वालिफिकेशन शुरू हो जाएगी। और ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। इस माँ गंगा के पानी को अगर आप सोचो तो एक दरिया का पानी है जो ऐसे ही निकला है, छलछला है, गंदा है, बनारस के घाटों से होते हुए, इलाहाबाद से आते बनारस के घाटों से होते हुए, पटना से होते हुए हुगली में जाकर गिर जाएगा, जिसका बस एक अस्तित्व ऐसा ही है। लेकिन अगर तुमने अपनी सोच बदली तो शंकर की जटा से निकली हुई ये देव नदी है जिसने लाखों वर्षों में हजारों ने करोड़ों लोगों का उद्धार किया है, और तुम भी इस स्वच्छ जल को लेकर अपने अंदर की सोच को शुद्ध कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप कैसे काम करते हो, ये सब आप ही से संभव है, किसी और से नहीं। और दोस्त, यही समझने की बात है कि वही आदमी जो सोया रहता है अचानक गोल सेट करता है और वर्क एथिक्स को मल्टीप्लाई कर देता है, फोड़ देता है, और वही आदमी 300 लोगों की टीम के साथ सिल्वर से प्लैटिनम भी नहीं जा पाता है। The only thing which matter is how he is multiplying his work ethics. I am telling you. लेकिन दोस्त, इस बिजनेस को समझने के लिए और इस बिजनेस में चीजों को ठीक से लाने के लिए you need women empowerment also. The ladies role is also here. And I am telling you,
Let us give a good applause to none other than Sunita, who can give you some glimpses of that. Give a good applause to her. बिज़नेस बनाने के लिए बहुत सीरियस बात प्रियमवत जी की है, बट वो ज़रूरी है बिज़नेस में। और अभी मैं थोड़ा सा लेडीज़ के पॉइंट से बात करेंगे, क्योंकि कुछ काम है जो हम हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं। मेल लोग को लगेगा हस्बैंड लोग को कुछ काम हम अकेले करेंगे, बट वो करते हैं, कुछ ही काम कर पाते हैं, बट कुछ काम स्पेशल है जो हम लेडीज़ ही करते हैं। और उसको देखिए, ये बिज़नेस बनाने के क्रम में जब भी हमने बिज़नेस बनाया तो शुरुआत में मुझे भी 4 बेसिक्स और 9 कोर ही बताया गया। तो उसके आधार पे बिज़नेस हर कोई शुरू करता है, बट वो टेक्निकल पार्ट है इस बिज़नेस को बनाने के लिए। बट ये बिज़नेस हम लोगों के साथ करते हैं, किसी मशीन के साथ नहीं करते हैं। तो इसमें इमोशनली हम इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे, तभी ये बिज़नेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा मेरा। और इमोशनली बिल्ड करने के लिए हम लेडीज़ का थोड़ा सा कॉमन सेंस बहुत काम करता है, और उसमें फिर रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। काम करते करते हमने अपने रोल को थोड़ा डिफ़ाइन किया, तो बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में उसे लिख के मैं समझी कि इस आधार पे काम करने से, और यही मैं अपने ग्रुप में भी बताती हूँ कि इस आधार पे काम करोगे तो आपका ग्रुप अच्छा होगा, बिज़नेस अच्छा होगा। 9 कोर 4 बेसिक तो सबको करना है, हम सबको बताते हैं, और क्या करना हमें पता है, वो साथ मिल के हम लोग करते हैं। देखिए, नई लेडीज़ या पहले ऐसे समझिए, नए कपल को जब हम बिज़नेस देते हैं तो कुछ लोग तो इतने एक्साइटमेंट में इस बिज़नेस में आते हैं कि उन्हें लगता है कि हम आपसे पहले हम पिन को ले लेंगे, आपसे पहले हम आप बड़ा बिज़नेस बना लेंगे। ठीक है, उन्हें जितना समझ में, जितना हम समझा पाए, उनका एक्साइटमेंट ऐसा बोलता है कि हम बहुत बड़ा बिज़नेस करेंगे और आपसे फास्ट करेंगे, क्योंकि यूँ कितने लोग मेरे अंडर में, और हम उसको बोल देंगे, वो आ जाएंगे बिज़नेस में, वो इस लेवल पे चले जाएंगे, हम फिर दूसरे को ले आएंगे, वो इस लेवल पे चले जाएंगे, और इस प्रकार मेरा बड़ा सा लेवल और ग्रुप सब हो जाएगा। बट जब वो बिज़नेस करना शुरू करते हैं तो उतना आसान नहीं होता है बिज़नेस उनके लिए। उस समय उनको टिका के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम पुराने लोग जो उनको लेके आते हैं, नई स्पेशली लेडीज़ जब बिज़नेस में आती हैं तो एक्साइटमेंट के साथ आती हैं, बट उनका जो अपना पहले से फिक्स रूटीन है, तो लगता है कि हम कर तो रहे हैं, 1-2 दिन की बिज़नेस करती हैं वो बिज़नेस, बट तीसरे दिन से उनको लगता है कि नहीं, ये मेरे रूटीन में सेट होने वाला चीज़ नहीं है। बट हम उन्हें समझाएंगे, हर नए लोगों को ये मैसेज देंगे, देखिए ये बिज़नेस आपके जो लाइफ का डेली रूटीन है उससे कहीं से अलग नहीं है। कोई ऐसा काम आपको नहीं करना है जो आप लाइफ में नहीं करते, बट इसको करना है कि इसको प्रायोरिटी में सेट करना है। तो आपका जो रूटीन है उसके सेंटर में इस बिज़नेस को डाल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के साथ आप ऐसे समझ सकते हैं कि मछली पानी में रहती है और पानी में ही वो सब काम करती है, कब सोती है, कब जगती है, कब घूमती है, कब फिर खाना खाती है, फिर कब सो जाती है। वैसे ही ये बिज़नेस है। ये बिज़नेस 24 घंटा करेंगे हम बाय माइंड, बट कब करेंगे कब नहीं करेंगे ये मेरे कॉमन सेंस पे निर्भर करता है। और इसको हम अपने सेंटर में डालिए, आप अपना सब पुराना काम कीजिए, बट जब मौका मिले तब इस बिज़नेस को टाइम दीजिए। जो समझदार होते हैं वो जल्दी इस चीज़ को समझ लेते हैं, वो सेंटर में इस बिज़नेस को डालते हैं और केंद्र में डाल के हर काम को करते हैं, और जब मौका मिलता है इस बिज़नेस को भी टाइम देते हैं और धीरे धीरे सीख जाते हैं इस बिज़नेस को करना। बिज़नेस जब बड़ा होता है, बिज़नेस से जब पैसे आते हैं, बिज़नेस से जब हम ग्रूम करते हैं, बिज़नेस से जब लोगों का प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, तब बिज़नेस और अच्छा लगने लगता है। तो और ज़्यादा फोकस्ड होकर लोग काम करते हैं उसमें, फिर बहुत सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो नए लोगों को हम ऐसे बताते हैं कि आप ऐसे काम करो। प्रेमवत जी ने अभी बताया कि ये मल्टी बर्नर गैस पे काम करने वाला चाहिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हम लेडीज़ भी उसको करते हैं। आज के डेट में मेरा फर्स्ट लेग डायमंड बाय डायमंड लेग है, कितने एमरल्ड्स हैं उसमें। सेकेंड लेग फाउंडर एमरल्ड बाय फाउंडर एमरल्ड बाय फाउंडर एमरल्ड के बाद एमरल्ड है डेप्थ तक। थर्ड लेग एमरल्ड बाय एमरल्ड लेग है। फोर्थ लेग फाउंडर प्लैटिनम बाय सफायर बाय फाउंडर प्लैटिनम लेग है। फिफ्थ फाउंडर प्लैटिनम लेग है। सिक्स्थ फाउंडर प्लैटिनम लेग है। और नए नए लेग भी हमने डाला है। क्या मेरा काम करने का तरीका हर लेग में एक सा नहीं होगा, वो मल्टी बर्नर स्टोव टाइप ही हमें काम करना होगा। फर्स्ट लेग से शायद उन 2-4 लेडीज से हम रोज़ मिलते हैं, मिले बिना चैन नहीं आता, मन नहीं लगता, बट फ्रेंडली मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, रोज़ घंटों बात करते हैं, खाते पीते हैं, बट शायद किसी दिन भी बिज़नेस की बात हम लोग नहीं करते हैं, 1 मिनट भी। क्योंकि मुझे पता है कि उनको पता है उनका बिज़नेस, मुझे पता है उनसे बस हम फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर हैं, सुख दुख के साथी हैं, और लगता है लाइफ लॉन्ग रिलेशन। सेकेंड लेग
में थोड़ा हालचाल पूछ लिया। थर्ड लेग में थोड़ा सा उनके नीचे के लोगों को चाहते हैं कि ऊपर खींच के काम करें। कुछ नई लेडीज़ का हम भी जानना चाहते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं। कोई नई लेडीज़ आई हैं जो बहुत अच्छी हैं या हमसे रिलेट कर सकती हैं, तो दो उसका नंबर, हम उससे बात करते हैं, काम करते हैं उसके साथ। फोर्थ लेग में मेरी ज़रूरत है, उनके लिए हम पेस मीटिंग करते हैं, उनको घर बुलाते हैं, उनके पेस मीटिंग में जाते हैं। फिफ्थ लेग, सिक्स्थ लेग, सेवन्थ लेग के लिए पेस मीटिंग घर पे करते हैं मंथ में 2 बार। नए नए लेडीज़ के लिए, नए नए लोगों के लिए दिन में लेडीज़ मीट रखते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेशन सिखाते हैं, उनको फॉरेन ट्रिप का CD दिखाते हैं, उनको और बातें बिजनेस के बारे में बताते हैं, उनको ट्रेनिंग भी लेके जाना होता है, नए लोगों को प्रोडक्ट भी दिलाना होता है, ADC का ओवरव्यू भी दिलाना होता है। तो ऐसे करके हम बांट के काम करते हैं सब लोगों के साथ, और हमेशा एक ही ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि ये बिज़नेस देखिए कॉमन सेंस का बिज़नेस है, और जब हम ऐसे तोड़ के काम करेंगे विंग ए लेडी, तभी हम सक्सेस होंगे। और इसी तरह इमोशनली हमने अपने बिज़नेस को बहुत प्यार से बिल्ड किया है। जहाँ तक चैलेंज की बात है, मेरे भी बहुत चैलेंज आए। मैं बस कहानी कहने के लिए उसको कहती हूँ। मैं उस टाइम भी बहुत पैनिक नहीं हुई थी, और आज भी बहुत पैनिक नहीं हुई। मैं दैट टाइम भी, जिस समय चैलेंज आया था उसमें भी मैं उसको एंजॉय की थी, क्योंकि मुझे ये पता हो गया था कि जिन बच्चों को मैं छोड़ के काम करती हूँ, उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। नई लेडीज़ को भी मैं यही मैसेज देती हूँ, तुम एक लाइन लिखो कि मैं बच्चों को छोड़ के काम करती हूँ। अब को छोड़ के हटा दो, के लिए केवल लिख दो, तो वही सेंटेंस फिर पूरा हो जाएगा, मैं बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। उनको समझ में आ जाता है कि सही बात है। आज हम हाउस वाइफ हैं तो इतना जोड़ते हैं, लेकिन जो वर्किंग लेडी है उनके बच्चे भी उतने ही प्यारे होते हैं, छोड़ के काम करने जाते। जहाँ तक बात है नई लेडीज़ को, पुरानी लेडीज़ आपके साथ रह के सीखती हैं, उनको हम सिखा लिए। नई लेडीज़ जब आती हैं उनसे हम शुरुआत में बहुत बिजनेस की बात नहीं करेंगे, बहुत फ्रेंडली उनको हम साथ रखते हैं। कुछ लेडीज़ तो बहुत अच्छी आती हैं, सच में बहुत अच्छी फ्रेंड हो जाती है, और उनका लगता है कि हमें बात करके लगता है कि इनका बहुत ड्रीम था जो छूट गया, उस लाइक फैमिली नहीं मिली, उस लाइक हस्बैंड सिचुएशन नहीं बना पाए, या उस लाइक माहौल नहीं मिला जो इनका बहुत चीज़ करना चाहते थे, इनका नहीं हो पाया। धीरे धीरे उनको बताएंगे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर धीरे धीरे बिल्ड करो तो तुम्हारा सब पूरा होगा। तो नई लेडीज़ के साथ थोड़ा बड़ा पोलाइटली और बड़े प्यार से फ्रेंडशिप की बात करनी होती है। शुरुआत में कुछ कहीं गड़बड़ हो जाती है ग्रुप में कि नई लोग आए और उनको हम फर्स्ट डे इतना बिजनेस बता देते हैं कि फिर वो घबरा जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। नई लेडीज़ आई हैं, वो आपको समझेंगी। देखिए पहले हम बिज़नेस देते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको हम बिज़नेस का सब चीज़ बता देते हैं। एक दिन 1 घंटा 2 घंटा में हम कितनी बातें बताते हैं, जो किताब में लिखी हुई वही बात उनको हम बता पाते हैं, बट प्रैक्टिकली वो जब मेरे साथ रहती है तब वो हमको समझती है, मेरे एक्टिविटी को, मेरे एक्शन को, मेरे बॉडी लैंग्वेज को, मेरे बात करने के तरीके को समझती है, नहीं ये अच्छा चीज़ है। देखिए लोगों में यही डर होता है कि वो बिज़नेस तो अच्छा है बट हमसे नहीं होगा। अदरवाइज पैसे सबको अच्छा लगता है, घूमना सबको अच्छा लगता है, शॉपिंग सबको अच्छा लगता है, एसोसिएशन, फ्रेंडशिप सब लेडीज़ को अच्छा लगता है, बट एक ही डर होता है कि ये बिज़नेस तो अच्छा है बट मुझसे नहीं होगा। शुरुआत में हमें उन्हें यही विश्वास दिलाना है कि नहीं आप मेरी ही तरह हो, आपसे भी ये बिज़नेस होगा। कुछ लेडीज़ देखिए ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा हुआ है कि ये रूल्स है आपको घर को मैनेज करने का। हम नई लेडीज़ को बताएंगे उनके बच्चों के साइज़ के हिसाब से इन लॉज रहते हैं, उनका घर का क्या स्ट्रक्चर है, उनका क्या अपना घर का खर्च का तरीका है, उनका इनकम का क्या सोर्सेस है, कितना इनकम है, उस हिसाब से उनको हम, चूँकि पुराने हैं इस बिज़नेस में हम सीख चुके हैं, उनको थोड़ा मैनेज करने के लिए सिखाएंगे। ये कोई कहीं तरीका लिखा हुआ बुक्स में नहीं है कि इन तरीका से ही सब आदमी अपने घर को मैनेज करेगा, अपने बच्चों को मैनेज करेगा, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर, माइंडसेट, घर का बनावट, घर के लोग कितने मेंबर्स रहते हैं वो डिफरेंट होता है। तो ये भी एक बिज़नेस का पार्ट है। 9 कोर 4 बेसिक सब बुक्स में मिलता है, बट हम अपने बिज़नेस को कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं और क्या क्या डाल के हम कॉमन सेंस से बिज़नेस को बड़ा करते हैं, और यही सब चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है। और ये हम बिज़नेस बिल्ड करते करते अपने अपलाइन लीडर के साथ रहते लेडी लीडर के साथ उनसे कम्युनिकेट करके, उनसे सीख के हम ये सब सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। देखिए ये बिज़नेस सच में बहुत बड़ा है। कहता है कि औरत सच में दुगना काम करती है। अगर हम बाहर काम करते हैं तो घर में जो कुछ काम है हम लेडीज़ ही करते हैं, तो हम अगर दुगना काम कर सकते हैं तो क्यों हम केवल घर में बंद के रहें। और इसके बेनिफिट्स भी जो हैं वो, उसके फ्रूट्स भी तो ज़्यादा हम लेडीज़ ही इंजॉय करते हैं। जितने शॉपिंग के हैं तौर तरीके, जितना शॉपिंग हम करते हैं मेल लोग उतना नहीं करते हैं। और
ये बीइंग ए हाउस वाइफ, ये बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि एक बिजनेस बनाने के क्रम में जो पैसे आए, घर को बनाने में, बच्चों को बिल्ड करने में, पैसे बनाने में हमने भी कंट्रीब्यूट किया, ये बहुत ईगो सेटिस्फाइड करेगा आपको। और ऐसे हम सिखा के जब नई लेडीज़ को लगता है कि अब ये सीख चुकी हैं, तब हम मूव करते फिर दूसरी लेडीज़ के पास। और कभी भी अपने ग्रुप में अपना नहीं छोड़ना चाहिए कि हम अब सीख गई हैं लेडीज़ और अब सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर हो। ओवरव्यू चेकिंग हमेशा ग्रुप में बना के रखना चाहिए, जिससे पता चले कि इस ग्रुप में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, इस ग्रुप में क्या छूट रहा है, क्या वो नहीं कर पा रही हैं, क्या नहीं संभाल पा रही। ऐसा नहीं है, नई लेडीज़ के लिए मेरे पास डेमोन्स्ट्रेशन किट भी रखा हुआ है, ब्यूटी ब्रेक भी हम रखते हैं। बट नई लेडीज़ के लिए, पुराने लोग मुझे पता है उन लोग खुद कर रहे हैं, बट उनसे हम फ्रेंडशिप रखते हैं। तो इस तरह से हम बिज़नेस बनाते हैं, और ये तभी होगा जब हम बिज़नेस में टिके रहेंगे, बिज़नेस को बनाते रहेंगे, उसको हमेशा सीखते रहेंगे। काम करने का कोई उम्र नहीं होता है, इसमें एक तरीका है जो प्रूव किया हुआ है। ये ग्रूम होने का बिज़नेस है। ऊपर से तो हम ग्रूम होते ही, इंटरनली बहुत ग्रूम करते हैं इस बिज़नेस में, इंटरनली बहुत स्ट्रांग होते हैं हम इस बिज़नेस में, और बहुत खूबसूरत हो जाते हैं इंटरनली। मेरी सोच बहुत अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव सोच होती है तो माइंड सेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और उसके बाद जितने भी चैलेंजेज आएंगे वो सब आपको छोटे दिखेंगे, लगेगा कि नहीं ये टाइम क्रॉस कर जाएंगे हम। ये चैलेंजेस कभी बहुत लंबा किसी के पास नहीं रहता है, वो ख़त्म होना ही होना है। और जब हम अच्छे वर्क एथिक्स के साथ ट्रांसपेरेंट होकर, बहुत पायस होकर काम करते हैं, तो भगवान भी मेरी मदद करते हैं और बहुत अच्छा बिज़नेस होता है। हमने ऐसे ही अपने ग्रुप को बनाया, संवारा। आफ्टर डायमंडशिप बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस लाइफ को, और हम विश करते हैं कि यहाँ भी जितनी लेडीज़ हैं, हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिज़नेस को बनाइए। बहुत खूबसूरत बिज़नेस है, और भगवान भी आप ये कहने के लिए आपको मौका छोड़ दिए कि आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे को कोई एक और चांस देते तो शायद मैं इम्प्रूव कर सकते अपनी लाइफ को, या अपनी लाइफ को और सुंदर बना सकते। ये बिज़नेस आपको भगवान दिए हैं, खूब अच्छे से बिल्ड कीजिए। चुनौती आपको नहीं दिखेंगे अगर मन से आप इस बिज़नेस को करेंगे। और हम तो आज यही सोचते हैं कि जो भी एमवे करते हैं बहुत बड़ा बिज़नेस करें, और उनके लाइफ उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समझ में उनको आए, और अपने लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाए इस बिज़नेस को बिल्ड करते करते। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और हम चाहते हैं कि आप लोग डायमंड एमरल्ड बन के मेरे शहर में आइए सेमिनार देने, और हम बैठ के सुने। बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोगों से, बहुत पेशेंसली आपने सुना इस बिज़नेस को और हम बातों को। और मुझे लगता है कि आज किन्हीं को कोई रिलेट करें अगर मेरी बातों को, और चेंज हो और उस बिज़नेस में डाल के इम्प्रूव हो उनका बिज़नेस, तो मेरा सक्सेसफुल होगा बोलना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ग्रेट। वर्क एथिक्स का तीसरा भाग जो हमारे वर्क एथिक्स बहुत अच्छा बनाता है और जिसकी सख्त ज़रूरत है, दैट इज़ थ्राइविंग इन बिजनेस। बिजनेस में चुनौतियाँ, बहुत बार लोग सोचते हैं कि उनका बिजनेस में कभी कोई चुनौती नहीं आए, कोई चैलेंजेस नहीं आए, सीधा चले तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्त, मैंने हमेशा कहा है, शुरू से ही कहा है कि कहानियाँ चुनौतियों के साथ ही बनती है और बड़ी होती है। जहाँ चुनौतियाँ नहीं हैं वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ जीवन ही नहीं है। जहाँ रेखाएं सीधी हो जाती हैं वहाँ आपका जीवन समाप्त हो जाता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लगून एंड सी वाटर? लगून और सी वाटर में क्या डिफरेंस है? लगून समुद्र का ही पानी जो कहीं ठहर जाता है उसको लगून कहते हैं, और सी वाटर जिसमें समुद्र है, लहर है, सब कुछ। एक ही अंतर है, और वो अंतर है कि लगून में चुनौतियाँ कुछ नहीं होती हैं, जबकि समुद्र में चुनौतियाँ होती हैं, लहरें आती हैं, टकराती हैं। इसीलिए वनस्पतियाँ, फ्लोरा एंड फौना जो होती हैं, पौधे, वो लगून में जिंदा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि लहरों की चोट उसको नहीं लगती है, धक्का नहीं लगता है, मर जाते हैं वो। जबकि समुद्र में वो हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, चोट लगती है, और उन चोट खाने से वो उन मुसीबतों में वो बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। सो जब तक आपके बिजनेस में थ्राइविंग्स नहीं है, टकराहट नहीं है, आपको चोट नहीं लगा है, तब तक आपका वर्क एथिक्स बहुत अच्छा नहीं होगा। आपका वर्क एथिक्स बहुत बढ़िया माना जाएगा जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तभी आपका वर्क एथिक्स हाईएस्ट ऑर्डर का होगा। जितनी बड़ी उपलब्धि उतना बड़ा संघर्ष, जितनी छोटी उपलब्धि उतना छोटा संघर्ष। अगर आपको कोई दुर्घटना नहीं चाहिए तो घर में अपने पलंग पे जिंदगी भर बैठे रहिए, कभी कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, न कोई ट्रक मारेगा, न कोई कुछ होगा, कुछ नहीं। घर से निकलिए मत, बैठे रहिए, कोई एक्सीडेंट नहीं। जैसे ही आप बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे आपका बिजनेस और बड़ा होता जाएगा। आई हैव सीन एवरीवेयर
मुझे पता है जब मैं एमरल्ड गया था चुनौतियां बड़ी थी, थ्राइविंग्स ज़्यादा था, इसीलिए बड़ा पिन आया। डायमंड शिप लीग थ्राइविंग्स ज़्यादा था, फाउंडर डायमंड शिप लीग ज़्यादा थ्राइविंग था। अभी ईडीसी क्वालिफिकेशन में घुसूंगा, ज़्यादा थ्राइविंग होगा, मुझे पता है। एवरीथिंग इज गोइंग, बट आई नीड दिस थ्राइविंग्स बिकॉज आई विल बी मोर स्ट्रेंथेंड, आई विल ग्रो इन दिस बिजनेस। कुछ लोग 1-9% की लेग कहीं गुम हो गई, सुस्त हो गई, रोने लगते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, भगवान ने ले देकर यही 3 लेग दिया था, एक चला गया, अब क्या। रोना शुरू, धोना शुरू, अपलाइन के सामने भारी होना शुरू। अरे क्या दिक्कत है, आप ही ने उन सबों को पैदा किया था, एक और स्पॉन्सरिंग कर दो, 2-4 और स्पॉन्सरिंग कर दो, चलने लगेगी। जो लोग नहीं है उनकी क्या चिंता करना, फिर आगे बढ़ो। जैसे सांप अपना केचुआ छोड़ता है तो नया जीवन उसको मिलता है, इस बिजनेस में भी जब आगे बढ़ोगे कुछ लोग पीछे हटेंगे, नया जीवन मिलेगा। पतझड़ में पत्ते पुराने टूटते हैं, नए आते हैं। बसंत का, पतझड़ का यही नियम है, चलता ही है। ये तो जीवन का नियम है, इसमें चिंता की क्या बात है, डरने की क्या बात है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, इसके कितने तारे छूटे, इसके कितने प्यारे छूटे। जो छूटे फिर कब कहां मिले, क्या अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। नया अलग स्पॉन्सर करो, एक बार लाओ, 1000 पे भी चला जाएगा, फिर चलेगा। फटाफट कल 2 लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग करो, चलेगा तुरंत से। आप एमरल्ड हो, डायमंड जाते हो, 3 नई लेग क्रिएट करते हो, कितना एक्साइटमेंट होता है, फटाफट 12-15 जाता है। सोचो और 4 नई लेग आएगी, यू विल गो डायमंड। सोचने का क्या, 1-2 लोगों के हटने से जीवन नहीं खत्म होता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं बहा करता। सावन बारिश देते रहता है, कुछ पानी आएगा कुछ पानी जाएगा, क्या टेंशन लेने का। वो विक्रम और वेताल की कहानी है ना, बेचारा विक्रम तरह तरह की कहानी सुनाकर वेताल को हटा देता था, फिर वेताल उसके कंधे पर बैठ जाता था और लेके विक्रम फिर चल देता था। और इसी तरह आप अपने 15% को बैठाए हुए कंधे पर, 15% का रहा है, मैं जब तक रहूंगा तुमको तो एमरल्ड जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं काम करूंगा नहीं, तुम मुझ पर ही आधारित रहोगे, देखो मजा चखो। विक्रम एंड वेताल बने हुए हम, क्या जरूरत है, उनको रहने दीजिए, प्यार कीजिए, एक और लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, 2 और लोगों को लाइए, उनके साथ चलिए। आपको सीधे चलते चले जाना है। जो आपके साथ आ रहे हैं फटाफट फटाफट आगे बढ़ाइए, जो पीछे रुके प्यार कीजिए, बाद में आना। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपने चले हमारे साथ। फास्ट चलो, स्पीड में चलना, चलो मेरे साथ। आज के दिन में वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात नहीं है, फास्ट एंड स्टेडी विंस द रेस। खरगोश की बेवकूफी पर कछुआ जीतता है, आज का खरगोश बेवकूफ नहीं है, वो दौड़ता भी है और सोता भी नहीं है, और आपको भी उससे प्रतिद्वंदता करनी है, तो चिंता किस बात की है। इसलिए ऐसा सोचना नहीं है, फास्ट चलना है, एकदम जल्दी जल्दी चलना है। हमें यह समझना है कि चीजें जो हमारे पास नहीं हैं फिर भी हम वहां से थ्राइव करके चुनौतियों से निकल कर सकते हैं, और ये हो रहा है। आप किसी छोटे से जगह पर है, आपको लगता है कि बिजनेस बड़ा करना है, यू गो आउट स्टेशन, स्पॉन्सर फ्यू पीपल और निकलिए, वहां से बड़ा बिजनेस निकालिए। उसके डेप्थ में कोई आदमी है, बड़ा बिजनेस निकालिए, काउंसिल विद योर अपलाइन एंड सी द चैलेंज हाउ योर लोकेशन विल थ्राइव यू। आपको लोकेशन थ्राइव नहीं कर पाएगा। जापान को आप जानते हैं कितना बड़ा देश है, छोटा सा देश है, बड़ा नहीं है। 1960s में जापान ने सोचा कि वो स्टील बनाएगा। स्टील किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा टूल है, लेकिन जापान की मजबूरी थी कि उसके पास न तो कोयला है और नहीं आयरन और खदान है जिससे लौह खनिज निकल सकता है, तो बनाएगा कैसे, सोचिए। लेकिन ये थ्राइव था, ये चुनौती थी उसके लिए, ही ओवरकम दैट। जापान जानता था कि इंपोर्ट कैसे किया जाता है, उसने कोल का, आयरन और दोनों का इंपोर्ट किया, अपने यहाँ स्टील बनाया, और देखिए इतना शानदार स्टील बनाने लगा, उन्हीं देशों को जहां से इंपोर्ट करता है उसको स्टील एक्सपोर्ट करता है, और बड़े निर्यातक देशों में बन गया स्टील का। इसको कहते हैं संसाधन नहीं रहने के बाद भी चुनौतियों को स्वीकार करना और वहां से निकल आना। क्या दिक्कत है? आप कहीं पर किसी परिस्थिति में हैं, अगर आपके बिजनेस में थ्राइविंग्स हो रहा है तो आप इस बिजनेस में अपने वर्क एथिक्स को हाईएस्ट ऑर्डर पर ले जा सकते हैं, और वही आपको ले जाएगा। बहुत बार लोगों के सामने छोटी छोटी चीजें चैलेंजेस रहती है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। सर मेरा ये डाउनलाइन नहीं काम कर रहा, अब क्या करें? अब मैं आपको बताऊं आप क्या सिचुएशन में, कैसे आप जानेंगे। दिस इज नॉट थ्राइविंग सर, दिस इज थ्राइविंग माई बिजनेस, दिस इज नॉट थ्राइविंग इन बिजनेस। यू डोंट हैव कॉमन सेंस। आपको कॉमन सेंस, सर मेरी 12% लेकर भी रुकी हुई है, क्या मैं 9% जो बगल है उसको बढ़ाऊं? और उसके लिए माथा खपा रहे हैं अपने अपलाइन का। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, कोर पर्संस को देखो, पैरामीटर्स क्या है उसको देखो, उसको लेके चलो, चीजें तुम्हारी बदलती चली जाएंगी। कॉमन सेंस इस बिजनेस में आपको, जब बिजनेस थ्राइव करेगा उसमें से निकाल बाहर करेगा।
बहुत बार लोग स्पोकन वर्ड्स गलत इस्तेमाल करते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन बोलते उल्टा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देखिए इस बार करते हैं कि नहीं करते हैं, लगता है होगा। हेतु मजबूत काल में बात करते हैं, भविष्य में बात करते हैं। कभी जिंदगी में टेंस का ज्ञान नहीं था लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा टेंस का ज्ञान उनका हो जाता है। लोगों के बोलने की बात है, वही बोलिए जो आप चाहते हैं, वो मत बोलिए जो आप नहीं चाहते हैं। जीवन में आशावादी होना बहुत अच्छी चीज़ है। होप से बड़ी संपत्ति कुछ है ही नहीं। आपके पास कोई चीज़ नहीं बचे, लेकिन अगर आशा बचेगी तो सब चीज़ आ जाएगी, और सब चीज़ रहे आशा नहीं रहेगी तो सब चीज़ एक दिन धुल जाएगी। होप इज़ द रियल प्रॉपर्टी ऑफ योर सेल्फ। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आशा है, वही आपके जीवन को आगे ले जाती है। सो स्पीक व्हाट यू वांट। हमेशा सबमिशन की बात कीजिए, हमेशा सबमिशन की बात कीजिए, समर्पण की बात कीजिए। समर्पण में जितनी शक्ति है किसी में नहीं है। विद्रोह जहाँ समाप्त होता है, समर्पण वहीं से शुरू होता है। और दोस्त, मजबूत लोग ज़्यादा समर्पण करते हैं। समर्पण और कुछ नहीं है, सीखने की वो कला है जिसके कारण लोग अपने से ज़्यादा जानकार उस क्षेत्र के लोगों के सामने विनम्रतापूर्वक उनका सम्मान करता है। और क्या है, मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर जब हम पूजा करते हैं तो क्या उस पत्थर की पूजा करते हैं? नहीं, उसके अंदर के डिविनिटी को, उसके अंदर के देवत्व की पूजा करते हैं, हम उसको समर्पण करते हैं। एंड दैट्स वाई सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें भी टोटल सबमिशन, पूर्ण समर्पण। वो तो जिन लोगों के अंदर में आ जाता है और जितनी जल्दी आ जाता है उनकी ग्रोथ फेनोमेनल होती है, इतना बढ़िया होती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और दोस्त, मैं तो हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ कि आपके अपलाइन ने आपके बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट किया है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनके खानदान के हैं। आपके दादाजी ने तो आपको जन्म भी नहीं दिया, आपके माता पिता ने जन्म दिया। क्या दादाजी की आप रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं? क्या परदादा का नाम आप नहीं लेते हैं? आपकी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो। लेकिन लोग छोटे से पिन पर आने पर घमंड से उनका सिर ऊंचा हो जाता है। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, किसी का रिकॉग्निशन करना वो भूल जाते हैं और वहीं उनकी चीजें खराब हो जाती हैं। दोस्त, पूर्ण समर्पण जिन लोगों ने किया है वो इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई तक गए हैं। सबमिशन का पिन से कोई संबंध नहीं है। पिन का काउंसलिंग से संबंध हो सकता है कि हाँ, हमें एमरल्ड है तो डायमंड से काउंसलिंग कराएं, लेकिन समर्पण के लिए पिन का कोई मतलब नहीं है। फाउंडर प्लेटिनम भी आपके अपलाइन है, यू आर सबमिटिंग टू योर अपलाइन। वो आपके लिए बहुत बात करेंगे। अरे वो फाउंडर प्लेटिनम है, आप एमरल्ड है, क्या फर्क पड़ता है? वो अपने बेटे को बढ़ते देखना चाहेंगे, बस आप उनको स्पेस दीजिए। आप उनको बताइए कि आई रियली लव यू, आई वांट योर ब्लेसिंग्स। देखिए ना कितना ईश्वर के पास जाके आपके लिए आराधना करेंगे, आपके लिए कुछ काम कर देंगे। जहां आपकी कोई लेग्स होगी आउट स्टेशन, उसके लिए करेंगे और आपको इतना आनंद आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आई एम सो obliged to all my line of sponsorships who are there, whatever it be, अविनाश जी और एस के उपाध्याय, अनुराग जी की तो बात छोड़ दीजिए, because they have somehow added value in my personality, they have somehow added value addition in my business, and that's part of submission. दोस्त, एक बार राधा कृष्ण साथ बैठे शतरंज खेल रहे थे। ये कहते हैं उस समय में उस सबको कहते थे चौसर खेलना। चौसर खेल रहे थे तो चौसर खेलते खेलते अचानक राधा उदास हो गई और उन्होंने कहा कृष्ण को कि कृष्ण, तुम मुझे खूब प्यार नहीं करते हो। कृष्ण ने कहा क्या बात करती हो राधा, तुम्ही को प्यार करता हूँ, कैसे प्यार नहीं करता हूँ? कहा नहीं, तुम मुझसे भी ज्यादा किसी से प्यार करते हो। कहा नहीं, तुमसे मैं प्यार करता हूँ। कहा नहीं, मैं तो बता भी दूंगी कि तुम मुझसे ज्यादा किसको प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा किसी एक को प्यार करते हो। कहा कौन है? तो राधा ने बोल दिया कि हाँ, तुम अपनी बांसुरी को मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हो। और तब कृष्ण गंभीर हो गए, शांत हो गए और कुछ देर में तब उन्होंने सिर हिलाया, हामी भरी और कहा कि हाँ राधा, तुम्हारी बात सच है, मैं बांसुरी को तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन उसका कारण भी तुमको बताता हूं। तुम तो सजीव हो, बांसुरी निर्जीव है। तुम तो फिर भी कभी गुस्सा कर लेती हो, कभी मेरी बात मानती हो, कभी रूठ भी जाती हो, कभी चीजों को उस तरह से लाती भी नहीं हो। लेकिन जानती हो राधा, बांसुरी मुझसे कभी नहीं रूठती। मैं जब उसको उठाता हूं तभी उठती है, जब मैं उसको ओठों से लगाता हूं तभी लगती है, जब मैं उसको बजाता हूं तभी बजती है। उसका पूर्ण समर्पण मेरे लिए है, तो सबसे ज्यादा प्यार भी तो मैं उसी से करूंगा। और किससे करूंगा? फ्रेंड्स, योर अपलाइन इज वेटिंग फॉर यू, बट इट कैन हैपन ओनली व्हेन यू लव हिम अनकंडीशनली। आप तभी उनसे बहुत अधिक ले सकेंगे जब अनकंडीशनल लव आप उनको करेंगे। दोस्त, शर्तों के साथ किया गया प्यार व्यवसाय है, लेकिन बिना शर्तों के साथ किया गया प्यार असल प्यार है। और वही आपके संबंधों से आगे निकल जाता है, वही आपके बिजनेस में इतना बड़ा व्यापार आपका बनाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो लेग्स होते हैं ना, ये जो गोला खींचते हैं, उसके अंदर में जो डंडियां होती हैं, रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं कुछ नहीं है, संबंधों का जाल है और कुछ नहीं है। संबंधों का जाल है। और जो लोग अपने डेप्थ में जितने डीप तक इस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बनाते रहते हैं, जितने डीप तक जाते हैं, उनका बिजनेस उतना ही मजबूत, गहरा और शानदार होता है।
और ये तभी हो सकता है जब आप अनकंडीशनल लव करना सीखिए। ऐसा अनकंडीशनल लव जिसमें लोगों को पता भी नहीं चले और आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा अनकंडीशनल लव जिसमें आप उस इंटरेस्ट से ऊपर उठ गए हों जो इंटरेस्ट यहाँ पर लोगों के हितों को देखता है। और जब आप इन चीज़ों को हटकर, इन चीज़ों से हटकर वहाँ तक पहुँचेंगे, आपका बिजनेस स्पिरिचुअल हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी ऑसम हो जाएगी और आपका पूरा स्ट्रक्चर, वॉल्यूम सब ऑटो पायलट हो जाएगा, सब बढ़ता जाएगा। आपकी ओपन क्रेडिबिलिटी कब की खत्म हो चुकी रहेगी, आपकी रनिंग क्रेडिबिलिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। दोस्त, एक अनकंडीशनल लव की बात आपको मैं सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। एक माँ बेटे का संबंध जिसकी कहानी अद्भुत है। मैंने व्हाट्सएप पर एक आदमी से पढ़ा था। अमेरिका में एक दंपति थे जिसको एक बेटा था। बेटा बड़ा हुआ, अच्छा पढ़ने में था, 16 साल का हुआ। जब 16 साल का हुआ तो उसका जन्मदिन आया, तो उसकी माँ ने उसकी जन्मदिन पर उसको एक शानदार घड़ी का तोहफा दिया और वो बहुत खुश हुआ। अपने कॉलेज में जाके भी सबको दिखाया। कॉलेज से लौट के आया और तब उसने माँ से कहा कि मेरे सारे दोस्त बहुत खुश हुए और वो लोग कह रहे थे कि वी आर जस्ट वेटिंग कि तुम्हारे 18वें साल पर जब तुम एडल्ट हो जाओगे तुम्हारी माँ तुमको क्या गिफ्ट देगी। बात आई गई हो गई, साल बीत गए, दूसरा साल भी आ गया। उसके जन्मदिन के 3-4 महीने बचे हुए थे। एक दिन वो लड़का अपने घर से कॉलेज जा रहा था और दरवाजे पर अपने घर से निकलते निकलते अचानक उसे चक्कर आया। दर्द से छटपटा के वो गिर पड़ा। उसके माता पिता देखे और जल्दी से उसे हॉस्पिटल की तरफ लेके रश किए, भागे। हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया, आईसीयू में लाया गया, सारा जांच वाँच हुआ, ईसीजी, और पता चला उसे ज़बरदस्त हार्ट स्ट्रोक हुआ है और तुरंत आईसीयू में उसके ऑपरेशन की तैयारी होने लगी और बहुत बातें होने लगी। खैर 1 महीना गुजर गया, आईसीयू में लड़का रहा। दूसरे महीने से उसने रिकवरी शुरू की और तीसरे महीने में वो धीरे धीरे ठीक हो गया। चौथे महीने में वो ठीक होकर हॉस्पिटल से बाहर आया और अपने घर लौट के आया और वो बहुत खुश था क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे भी था जिस दिन वो घर लौट गया था। घर लौटते हुए सबसे पहले दौड़ते अपनी माँ के कमरे में गया, अपना गिफ्ट मांगने शायद गया हो या पता नहीं। घुसा तो माँ नहीं थी, कहीं गई होगी, तो देखा नहीं मिली। लौट रहा था तो उसने बेड पे एक चिट्ठी देखा, तो उत्सुकता से वो चला गया और तब उस चिट्ठी को उसने हाथ में लिया। वो चिट्ठी उसी को लिखी गई थी उसकी माँ के द्वारा और तब उसने पढ़ने की शुरुआत की। इट वॉज इन इंग्लिश, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग, मैं उसका अनुवाद करके आपको बताता हूँ। उसमें लिखा था उसने कि मेरे प्रिय बेटे, तुम जब यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे तो इसका मतलब तुम स्वस्थ होके हॉस्पिटल से लौट के घर लौट चुके होगे और इस बात को जानकर मुझे इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे जीवन का सबसे शानदार पल यही है। बेटे, तुम जानते नहीं थे कि तुम जब हॉस्पिटल थे मैं कितने 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 अंदर दुखी थी और दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं इतना खुश हूँ और मुझे पता है कि तुम इस नए जीवन को पाकर एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत सफल इंसान बनोगे और बहुत सारे लोगों की भलाई करोगे। बेटे, तुम्हें याद है आज से 2 साल पहले तुमने कहा था कि माँ तुमने शानदार गिफ्ट मुझे 16 साल में घड़ी का दिया है, 18वें साल में क्या दोगी? तो आज तुमको मैं बताती हूँ कि तुम्हारे इस शरीर के अंदर में जो तुम्हारा हृदय लगा हुआ है वो ऑपरेशन के पहले मैंने ही तुमको दिया था और उसी हृदय के कारण तुम जीवित हो और आज तुम्हारे शरीर में मेरा ही हृदय धड़क रहा है। इससे शायद अच्छा कोई उपहार मैं तुमको दे नहीं सकती थी। बेटे, हालांकि मैं इस जीवन में आज तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन हमेशा मेरी यादें तुम्हारे साथ हैं और मुझे पता है तुम जितना आगे बढ़ोगे मेरे जीवन को उतनी खुशी मिलेगी। तुम एक अच्छा इंसान बनो, मैं तुमसे यही आशा करती हूँ। अलविदा। दोस्त, जो लोग किसी को बहुत प्यार करते हैं उनके लिए कोई कंडीशंस मायने नहीं रखता है। वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, वो कहना नहीं चाहते, बस वो उनकी ग्रोथ का पार्ट बनते हैं। इस बिजनेस में आप भी अपने ग्रुप के लिए ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं अगर आप अनकंडीशनल लव करने की शुरुआत करेंगे। शायद इससे अच्छा अवसर आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं आएगा। बस इस सफलता के सिद्धांत को याद रखना है, आपके वर्क एथिक्स को सबसे ऊंचाई पर ले जाना है और बनारस की धरती को डायमंड से पाट देना है। मुझे पता है जब अगली बार मैं आऊंगा ये आगे की पंक्ति डायमंड्स में कन्वर्टेड होगी और यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। विशिंग यू गुड लक एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस टू यू। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently.